आवाज़ की थोड़ी सी टेक्निकल है और हम इन लगातार बने ही नहीं लगा। तो आज जो दौर है, आज को जो दौर है वो बेरोजगारी बढ़ता जा रही हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू है और हमने इसको दुरुस्त करवा के लिए भेज दियो। कभी कभी ये जो आवाज़ है हालांकि अटक जावे और इसके कारण हमको भी नहीं, आपको भी नहीं, बल्कि हमको भी काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा हो। लेकिन आजकल में हमने हमारा जो सिस्टम का जो सामान है इलेक्ट्रॉनिक, जो उनको चेंज करवा की भरपूर कोशिश करें और बहुत जल्दी हम इनको चेंज कर देंगे। हालांकि हमारी आवाज़ आप तक यूँ ही पहुँच रही है, हमारे डॉक्टर साहब की आवाज़ बहुत शानदार आवाज़ है। तो अब हम बात करें तो मैं बात करूँ बेरोज़गारी पर, क्योंकि एक बेरोज़गारी हमारे सामने एक दीवार बनकर खड़ी होगी और यह दीवार को तोड़ना बहुत ज़रूरी होगी। तो हमको काय करना है ताकि हम पढ़ाई लिखाई भी करा, पढ़ाई लिखाई के साथ में हम ऐसी टेक्निकल चीज़ भी सीखा ताकि हमारे ऊपर जो यह बेरोज़गार की छाप लगी है ना, यह छाप से हम बच सका। तो सबसे पहले जीनित पोर्टल पे हमारा जो डॉक्टर साहब है, और मैं अब बात करूँगा अब आपकी देसी भाषा में, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया आपने जो बात कराना अपनी भाषा में, वो बात में बड़ा आनंद आवा साहब। और आप भी डॉक्टर हरिचंद मीणा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो जो इनसे कोई कमेंट के माध्यम से कहीं बात पूछ सके, प्रोफेसर है और काफ़ी सारे नॉलेज का धनिया साहब। और जानकारी के लिए बता दूँ हमारा बामनवास तहसील का राम सिंहपुरा गाँव से है, और इन्होंने एक अपनी माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर एक छाप बनाई है और इनको काफ़ी सारी नॉलेज है। और वही नॉलेज को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करा ताकि आज वो नॉलेज को पार या जिस पद पर ये बैठा हुआ है तो कहीं कहीं हमारा जो क्षेत्र का ही नहीं बल्कि हमारा जो चैनल को देख वाला जो हमारा दर्शक है उनको वो चीज़ को लाभ मिल सके और आप उन पदों पर पहुंच सके जिन पदों पर पहुंच पाए आप भरपूर कोशिश करिए। तो सबसे पहले डॉक्टर हरिचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जीनिस पोर्टल पर कि आप हम धन्यवाद और सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देखो तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम शुरुआत करें आज बेरोजगारी। यह बेरोजगारी जो लगातार हमको खाई जा रही है, तो ये बेरोजगारी को आखिरकार कहीं है बेचारी के बारे में थोड़ा सा बताओ आप। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बेरोजगार और बेरोजगारी दो अलग अलग शब्द है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बेरोजगार हम किसे कहेंगे? बेरोजगार हम उसे कहेंगे जो कार्य करने के लिए सक्षम है, उसमें योग्यताएं हैं और कार्य करने का इच्छुक है। जब उसके कार्य करने की इच्छा भी है और सक्षम है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार कहलाता है और उसकी जो ये स्थिति है वो बेरोजगारी कहलाती है। अब चूँकि बेरोजगारी में हमारे यहाँ एक तो होती है शिक्षित बेरोजगारी, सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षित बेरोजगारी की है। चूँकि जब शिक्षा प्राप्त करता है स्टूडेंट तो उसके बाद उसको रोजगार की तलाश रहती है। अब उसको बेरोजगार हम उस स्थिति से मानते हैं कि जैसे ही वो ग्रेजुएशन कर लेता है, क्योंकि अधिकांश वैकेंसियाँ आती है उसकी योग्यता ग्रेजुएशन है, स्नातक होना है। विभिन्न सेक्टर में वो स्नातक कर सकता है, इंजीनियरिंग में स्नातक कर सकता है, मेडिकल में स्नातक कर सकता है, इसके अलावा आर्ट्स में स्नातक कर सकता है, कॉमर्स में कर सकता है, साइंस में कर सकता है। तो किसी भी फील्ड में वो जब स्नातक कर लेता है, स्नातक की डिग्री उसके पास आ जाती है, तो उसके बाद वो अपने आप को बेरोजगारों की श्रेणी में मान लिया जाता है। चूँकि वर्तमान में जो स्थिति है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, सरकारें वादे बहुत लंबे चौड़े करती है। जैसे आप केंद्र सरकार का देखें, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन जो बेरोजगार है वो उस उम्मीद में बैठा रहता है कि कब वैकेंसी आएगी, कब वो फॉर्म भरेगा, कब एग्ज़ाम होगी। और स्थिति यह है कि समय पर परीक्षा नहीं होना बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। समय पर वैकेंसी नहीं आना, समय पर परीक्षाएं नहीं होना, चूँकि इसका एक कैलेंडर होना चाहिए। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारे यहाँ भर्ती की मुख्य रूप से 2 एजेंसियाँ हैं, एक आरपीएससी है और दूसरा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है। दोनों कर्मचारियों की भर्तियाँ करती है। अब इनका एक शेड्यूल निश्चित होना चाहिए, लेकिन शेड्यूल निश्चित नहीं है। कई बार वैकेंसी आती है और वैकेंसी को पूरा होने में 3-4 साल लग जाते हैं। डॉक्टर आपने की बेरोजगारी 2 तरह की हो, एक शिक्षित बेरोजगारी और
एक कौन सी बताया आपने? एक दूसरी बेरोजगारी जिसमें आप जो शिक्षित नहीं है लेकिन वो बेरोजगार है, काम करने का इच्छुक है, आज योग भी है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। आज हमारे क्षेत्र में जो पढ़े लिखे रोजगारों की, देखो हम अगर नॉर्मल बेरोजगार हैं वो अच्छी वो है ही है, हम चल रहे हैं, हमारा जो एरिया है, हमारा जो समाज है बिल्कुल खेती बाड़ी पर आधारित है। लेकिन आज का दौर में हम देखा कि हमारा जो पिताजी आया या हमारा जो पूर्वज है उन्होंने तो अपनी जैसा भी जीवन शैली वो चला ली, लेकिन आज का दौर में जो ज़्यादातर लोग शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा है। और कहीं न कहीं ये मैं हमारी भी मैं कमी मानूँ कि हम कहीं उनको एक ही बात बोलता है, बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़, और बेटो पढ़ लेकर अतिरिक्त डिग्री हासिल कर ले, ये कहीं न कहीं पर है। मतलब छोटी मोटी नौकरी या बेलदारी ऐसी कोई, हम अगर इस चीज़ को देखा तो बच्ची करवा की उम्मीद कौन लगा सकता हूँ, क्योंकि एक शर्म से महसूस हो है या वह कर्व कौन चाहे। तो हमारा जो युवा भाई है, हमारा युवा साथी है, उनको आप काहे के बचाओगा जो पढ़ाई लिखाई के साथ में अगर थोड़ा बहुत अगर वो अपनो अच्छा हुनर सीखे या कुछ टेक्निकल चीज़ सीखे, ताकि नौकरी से पहले वो उनके पास आजीवन चलावा को थोड़ा सा संसाधन हो जाए। देखिए जैसे ही वो ग्रेजुएशन करता है तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन करते करते वो लगभग 20-21 साल की उम्र का हो जाता है, तो वो लगभग 3-4 साल तक अच्छी मेहनत कर ले सरकारी जॉब के लिए, जिसमें वो पहले से डिसाइड कर ले कि उसको किस सेक्टर में जाना है। देखिए यदि हम संपूर्ण देश की बात करें तो 2 सेक्टर बहुत बड़े रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें एक तो है रेलवे और दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिसमें लाखों की तादाद में प्रतिवर्ष रोजगार मिलने की संभावनाएं रहती है। और चूंकि बेरोजगार के सामने समस्या है समय पर वैकेंसी नहीं आना, इन तमाम जो बोर्ड है, भर्ती परीक्षाओं के बोर्ड है, उनको एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, प्रत्येक परीक्षा प्रति वर्ष होनी चाहिए, तब जाके बेरोजगार का वो 1, 2, 3 चांस तक वो प्रयास कर ले, 3-4 साल अच्छा प्रयास कर ले, कहीं कहीं उसको जॉब मिल जाए। यदि जॉब नहीं मिलता है तो उसे प्राइवेट सेक्टर की ओर भी मूव करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में वो अपना जॉब ढूंढ सकता है। सरकारी, चूँकि सबको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, सरकारी जॉब की कुछ सीमाएँ हैं, लिमिटेशंस है, जो सबको नहीं मिल सकता, तो प्राइवेट सेक्टर में वो जा सकता है। दूसरा, अपना जॉब भी वो स्थापित कर सकता है। अपने जॉब में काफ़ी सारे फायदे हैं, क्योंकि उसको जॉब जब वो खुद का इस तरह का व्यवसाय शुरू करेगा तो बहुत सारे लोगों को और रोजगार दे सकता है। लेकिन उसके लिए मैं कहूँगा कि सरकार को इस तरह की स्कीम बनानी चाहिए जिसमें बेरोजगारों को कम दर पर, कम ब्याज दर पर लोन दिया जाए, और उस लोन से वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर दे। जैसे ही ग्रेजुएशन करता है तो उसको 4-5 लाख रुपए तक की इस तरह के बैंक आसानी से लोन उपलब्ध करवा दे कम ब्याज दर पर, और जैसे ही उसका रोजगार शुरू होगा वो बैंक को पैसा ब्याज से लौटा दे। तो साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि उनको कम ब्याज पर और बिना किसी झंझट के उनको एक लोन मिले, उन लोन के आधार पर वो अपना बिजनेस स्थापित कर सका। और सरकार ने भी कोरोना संक्रमण में ऐसी घोषणा भी की थी कि साहब आपको बिना गारंटी के इतना लोन मिल जाएगा, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं या तो गवर्नमेंट कर्मचारी लोगों को लोन देना नहीं चाहते हैं या अपने चहेतों को देते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारी अटकलें पैदा हो जाती है लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल, इसमें देखिए खाना पूर्तियाँ इतनी सारी कर देते हैं कि वो उन सारी चीज़ों को पूरा नहीं करवा पाता। गवाह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जबकि वो कहीं देश से भग के नहीं जाएगा। उसको बिना किसी गवाह के 4-5 लाख रुपए तक का लोन दे दिया जाए, जिससे वो कोई भी व्यवसाय शुरू करेगा तो मैं मान के चलता हूँ कि उसको 4-5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। और जैसे ही उसका व्यवसाय स्थापित हो जाएगा, प्रति माह वो किस्तों में उसको लौटा देगा। उससे बैंक को भी ब्याज मिलेगा, बैंक के आय के सोर्स बढ़ेंगे और उसको रोजगार मिलेगा, साथ ही वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकता है। एक देखने वाली बात है, जैसे शिक्षित बेरोजगार है या तो किसान है, अपना रोजगार के लिए लोन लेने की अपील करता है, लेकिन उनको लोन देने में उनको हज़ारों चक्कर कटा दिए जाते हैं, फिर लोन मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बिजनेसमैन, उनको करोड़ों के लोन फटाफट दे जाए। अपने गांव में भी आपने देखा होगा, गांव के बैंकों से हमने मुलाकात की तो कई ऐसे दुकानदार है जिनको तुरंत लोन दे दिया जाता है। और शिक्षित बेरोजगार है, किसान है, आज भी वो जमीन के कागज ले लिए फिरते हैं, हालांकि उनकी दुकान से ज़्यादा कीमती होती है वो ज़मीन। तो यहाँ भी दिक्कतें खड़ी है। बिल्कुल दिक्कत है, आम व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है, और जिसकी अप्रोच है उसको आसानी से दे देते हैं, करोड़ों रुपए का लोन दे देते हैं। जबकि यहाँ तो वो बेरोजगार जो है वो बहुत करोड़ों का लोन नहीं मांग रहा है, वो तो केवल लाखों का मांग रहा है, और वो मुश्किल से 5 से 10 साल के बीच उसको एक समय सीमा दे दी जाए, उसमें वो उसको चुका सकता है।
अगर कोई अपने जो मिलने वाले साथी है या बेरोजगार है या युवा जो जितने भी लोग जुड़े हैं, काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। तो लोग साहब से अगर कोई अपना सवाल पूछना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं, ताकि आपकी कोई परेशानी हो या कोई ऐसी कोई रुचि हो सीखने की या इनसे कोई सवाल पूछने की, तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब, हमने एक बात और देखी है और मैं हमेशा लगभग लगभग बोलता हूँ, अपने जो समाज के लोग हैं, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे कुछ ऐसी ऐसी समाज है, तो पढ़ाई लिखाई पर हमारे विशेष ध्यान देते हैं और पढ़ाई लिखाई हर आदमी ये करवाता है कि मेरा बेटा सेटलमेंट हो जाए। जनरल कैटेगरी का जो लड़का है या उनका बच्चा है या बेटी है, लगभग लगभग हमने देखा होगा बेरोजगार की कंगाल पर नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि वो उनके पढ़ाई के साथ साथ उनको दुकान का भी वो धंधा सिखाते हैं या कुछ बेचने की ऐसी टेक्निकल चीज़ों को वो सिखाते रहते हैं। और आज हम अगर मार्केट की बात उठा के देखें तो जनरल का जो लड़का है वो बेरोजगार नहीं दिखाई देगा। देखिए, एक तो मैं शिक्षित बेरोजगारों के लिए अभी हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो उस योजना के तहत तमाम वर्गों को, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, MBC हो, EWS हो या अन्य जो भी है अल्पसंख्यक है, उन तमाम वर्गों के लिए कोचिंग की व्यवस्थाएं निःशुल्क करने का एक प्रावधान किया है। अभी 30 जून 2021 को ही इसके आदेश जारी किए गए हैं और उसमें शिक्षित बेरोजगारों के लिए UPSC की तैयारी करनी है तो UPSC की तैयारी के लगभग 200 सीटों पर वो आवेदन मांगेंगे, जिसमें प्रत्येक कैटेगरी को, न केवल ST, SC, OBC बल्कि जनरल और अन्य कैटेगरी के जितने भी UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए कोचिंग शुरू की जाएगी। RPSC की कर रहे हैं उनके लिए कोचिंग शुरू की जाएगी, या अन्य जो भर्तियां हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हैं, पटवारी की भर्तियां हैं, रीट की भर्तियां हैं, अन्य तमाम प्रकार की भर्तियों के लिए कोचिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था राजस्थान में की है। और जितने भी बेरोजगार हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई है सरकार ने, और उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। और दूसरा साथ ही उसमें ये व्यवस्था भी की गई है कि आप जिस शहर में नहीं रह रहे हैं उस शहर में आप कोचिंग करने जाएंगे तो आपका रहने खाने पीने के लिए सरकार 40,000 रुपये का बजट भी आपको 1 साल के लिए देगी, 1 साल कोचिंग करवाएगी। तो निश्चित रूप से इन कोचिंगों का लाभ विद्यार्थियों को मिलेगा, जितने भी हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं उनको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ उनको ऑनलाइन कर दी जाए कोचिंग को, चूँकि उसमें लिमिट है कितने विद्यार्थी जुड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन उसको यूट्यूब के माध्यम से उससे कर दिया जाए तो जितने भी हमारे बेरोजगार भाई बहन हैं वो उस कोचिंग का लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर हनुमान प्रसाद मीणा जी, आप कहाँ से हो? थोड़ा सा आप लिखिए बताइए ताकि हम आपसे संपर्क भी कर सकें, और अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो हमारे इन युवाओं तक पहुंचाने की हम भरपूर प्रयास करेंगे चैनल के माध्यम से, जिनको उनसे लाभ हो सके। तो थोड़ा सा कृपया हमें बताइए कि आप कहाँ से हो ताकि हम आपसे संपर्क करके। डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा अच्छा, हमारे साथी है। अच्छा, आपके साथी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत एक्टिव है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी है। चलो, तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। एक धारणा हो रहा है हमारे साथ, हम जब पढ़ाई करते हैं और हमारे पढ़ाई करते के साथ हमारे माँ बाप हैं या हमारे जो सगे संबंधी या रिश्तेदार ये बोलते हैं कि साहब पढ़ाई पे ध्यान दें, तो फालतू और बिजनेस में मत पढ़ा तो पढ़ाई पे ध्यान दें, तो ई पर काय के बचाव होगा? देखिए, हमारे माँ बाप बहुत मेहनत करके और बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो बच्चों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे, क्योंकि माँ बाप उनको देखने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो उनको खर्चा दे सकते हैं, उनको जो भी सुख सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती है वो अपनी क्षमता के अनुसार कराने का पूरा प्रयास करते हैं। तो युवाओं को अन्य जो कार्य है फालतू की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, क्योंकि ये ऐसा समय होता है पढ़ने का, जैसे ही वो जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसके बाद 3-4 साल का समय उसका बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें उसकी रोज़गार की संभावनाएं अपार होती है कि वो कहीं कहीं रोज़गार लग जाएगा। यदि ये समय उसने गंवा दिया तो पूरे ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो तमाम जितने भी हमारे बेरोजगार बहन भाई हैं उनको तुरंत पढ़ाई के तुरंत बाद उनको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, और जब सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रयास करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं पड़ रही बात तो उनको अपना कोई रोज़गार स्थापित करना चाहिए। रोज़गार की कमियां नहीं है, रोज़गार किसी भी फील्ड में आप स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे रोज़गार के सेक्टर हैं, उन सभी सेक्टरों में आप अपना भाग आजमा सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर पे तो वो आजमा सकते हैं, लेकिन कहीं खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। अगर खुद का बिजनेस, आपने अभी बताया कि अगर खुद का बिजनेस वो चालू करेंगे तो कहीं के वो अपने अपने साथ में अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी वो रोज़गार दे सकते हैं। अब जैसे चूड़ी पाटला का बिजनेस है, छोटे में लागत में कम हो जाता है। जैसे आपके ये मिट्टी के खिलौने बनाने का, रोज आज के ज़माने में क्या बहुत से पॉपुलर चर्चित है ये चीज़ें, तो वैसे कई सारे जो बिजनेस हैं उनको कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में ये लोग क्या अपने पार्ट टाइम में इनको भी कर भी सकते हैं क्या? देखिए, पढ़ाई के साथ साथ मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाए, पूरी तरह पढ़ाई पर रखे। हो सकता है, देखिए, कुछ परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो वो बच्चे कोशिश करते हैं कि कहीं शिक्षण संस्थान में ज्वाइन कर लेते हैं, 1-2 घंटे के लिए पढ़ा लेते हैं, जिससे उनका खर्चा निकले। तो ये भी अच्छी बात है, उनका नॉलेज बढ़ेगा। शिक्षण संस्थानों में इनमें यदि वो अपनी सेवाएं देते हैं, इस तरह कोई छोटा मोटा ट्यूशन है, कोचिंग है, वो करवा के और वो अपना खर्चा निकालते हैं, तो ये कर सकते हैं वो। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अपना ज्ञान बांट रहे हैं, और ज्ञान बांटना अपने आप में दानदाताओं की श्रेणी में आता है। तो ये अच्छी बात है, तो इस तरह का रोजगार तो कर सकते हैं। दो सर, मैंने 2 समाचार अभी हमारे पास आए थे, मैं थोड़ा सा नाम दिमाग से फिसल गया। एक तो एक सा लड़का था, एससी समाज का था, जो उसके पिताजी की पंचर की दुकान पे रहते हुए वो आरएस बना अभी। और एक महिला ऐसी थी जो झाड़ू लगाते हुए और अपने परिवार को पालते हुए वो भी आरएस बनी है। तो ये चर्चा का विषय। तो अगर आदमी या अगर बच्चे के पढ़ने की ललक हो, या वो कुछ कॉन्फिडेंस हो उसके अंदर, या कुछ करना चाहे, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, ये हो सकता है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सरकारी नौकरी के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता मांगते हैं, न कि आपकी कोई और बैकग्राउंड की जरूरत है। और आप यदि मेहनत करेंगे तो बिल्कुल सही है, चाहे वो उनके पिताजी कोई सा ही व्यवसाय कर रहे हो, उनके बच्चे बड़े से बड़े सर्विसेज में जा सकते हैं, आरएस में जा सकते हैं, आईएएस में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी सर्विस क्लास में हैं उसमें मैं मान के चलता हूँ लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो सामान्य परिवारों से आए हैं। तो उनके सामान्य परिवार की स्थिति उनके सरकारी नौकरी में आने में कहीं अड़चन नहीं है। आर्थिक रूप से जरूर उनको संघर्ष करना पड़ता है। तो आर्थिक रूप से, चूँकि जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं, सरकार की बेरोजगारी भत्ता की जो स्कीम है, तो उसमें मैं थोड़ा सुझाव ये देना चाहूँगा कि सरकारों को चाहिए कि वो भत्ता की राशि थोड़ी सी बढ़ा के 10,000 रुपये महीने 3 साल के लिए कर दे, और 3 साल में 100% वो अपना कहीं कहीं रोजगार तलाश लेगा। और यदि वो 3 साल में रोजगार तलाश नहीं पाता है तो आगे उसको इस तरह के कोई लोन देकर वो अपना बिजनेस खुद का कर सकता है, कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। तो इस तरह की स्कीमें कुछ करें, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकारों के ये दायित्व भी बनता है कि बेरोजगारों को इस तरह की कोई न कोई स्कीम के तहत जोड़ के और उनको रोजगार उपलब्ध करवा दें। रोजगार बहुत जरूरी है। कोरोना जो संक्रमण चल रहा था, और लगभग 1.5 साल समथिंग हो गया इसको, कोरोना संक्रमण जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अब बाधित हो चुकी है। सरकार ने भी घोषणा की थी स्वामी का किराया माफ़ करवा देंगे, ऐसा ऐसा कर देंगे, वैसा हुआ भी नहीं। कई हमारे पास सूचना भी आई है, कई लड़कों की बेचारे वो मकान मालिक से पंगा भी हो गया, लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना होगी। दुकानदार मकान मालिक कह दिया भाई तू नहीं रहेगा, तो वो तो ऐसी स्थिति में अब इनके ऊपर एक डिप्रेशन बढ़ना चाह रहा है। जो पढ़ाई का स्तर है वो गाँव, बच्चे सारे गाँव में आ गए और अब जा नहीं पा रहे हैं, अभी भी हालात असमंजस की स्थिति बनी है। तो हमारे जो युवा साथी हैं ना, हमारे युवा भाई है चाहे वो बहन है, उनने कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का स्तर गाँव आने के बाद कम कर दिया, उनका थोड़ा सा ध्यान भटक दिया। तो उनको जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो हमारे ये वैश्विक महामारी आई है, वैश्विक महामारी में निश्चित रूप से सभी प्रभावित हुए हैं, और विशेष रूप से हमारे जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उन पर इसका ज़्यादा आर्थिक भार पड़ा है कि महंगाई में वो 3-4-5 हज़ार रुपये का कमरे का किराया लेके वो रह रहे थे, और उन्हें मजबूरी में गांव आना पड़ा। कमरे का किराया चल रहा है, तो कमरे का किराया माफ़ करने का तो केवल हम मकान मालिकों से निवेदन कर सकते हैं कि वो मानवता के नाते जितना हो सकता है वो कर दें। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जितना भी हो सके, तो वो हमारे बेरोजगार भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा होगा कि कुछ किराया माफ़ हो जाए, तो उनको आगे संबल मिलेगा इस बात का, और वो ज़िंदगी भर उसका एहसान भी मानेंगे। तो ये तो जो मकान मालिक भाई है वो इस पर ध्यान दे, तो ये हो सकता है। दूसरा, उनको जो सरकार कोई हेल्प कर सकती है तो सरकार को भी इस तरह के मामले में हेल्प करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पढ़े लिखे जो अब एजेड हो गए हैं,
या वो उन्होंने आज छोड़ दी कि सर हम मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा डॉक्टर साहब भी, शायद नाम राजेश कुछ नाम था और वो था कीर्तपुरा का लड़का, उसका जो बड़ा भाई है वो तहसीलदार है और उसने पढ़ाई लिखाई से हताश होके खुद पे घर पर चक्की लगा ली और वो आटा पीसने का काम कर रहा था। लेकिन अभी 2 साल पहले 18 में उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई है। तो उनके वो आटा की चक्की के साथ साथ मेरा क्या, जब पैसा आने लग गया तो मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश होने लग गया और मैं हल्का और फुल्का पढ़ लिया करता था और आज वो दिल्ली में पोस्टेड है, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ऐसे भी कहेंगे हमारी जो जिज्ञासा है, हम जो आर्थिक बोझ में दबे हुए हैं या आर्थिक बोझ से हम परेशान हैं या हमारा जो परिवार का जो हमारे पास जिम्मेदारी वो बढ़ जाती है, तो कहीं न कहीं जो हम इस कंगार पर खड़े हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। अगर हम कुछ करना लग जाएं तो लोगों के सामने भी मिसाल बन सकते हैं और जो हमारे युवा भाई है ऐसे जो या तो ऐसे होने वाले हैं या अब होंगे, तो उनको भी गांव में ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनसे सीख लेके हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको कुछ संबल मिल सके। देखिए, गांव में हमारा मुख्य व्यवसाय होता है कृषि का। अब चूँकि कृषि में जो इनकम का सोर्स है, साल में या तो एक फसल होगी या 2 फसल होगी, तो साल में या तो एक बार इनकम हो सकती है, 2 बार इनकम हो सकती है। अब महंगाई के युग में इस तरह काम नहीं चल सकता। परंपरागत रूप से हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते आए हैं। अब कहीं न कहीं पशुपालन हमारा कम हो गया है, तो फिर से इस तरह के दूध देने वाले पशु पालने चाहिए। वो भैंसें हो सकती है, गाय हो सकती है, और उनका चूँकि दूध बेच के भी वो अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का व्यवसाय करने पड़ेंगे। गांव में और कोई कुटीर उद्योग है वो स्थापित किया जा सकता है, छोटे मोटे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं और उनके माध्यम से आय के स्रोत हो सकते हैं उनके, जिससे उनका जीवन आसानी से चल सके। क्योंकि प्रति माह की आय आवश्यक है और इन प्रति माह की आवश्यक आय कैसे अर्जित की जा सकती है, उसके लिए छोटे छोटे काम जो है वो किए जा सकते हैं। कढ़ाई बुनाई, इस तरह के जितने भी काम हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी जिस तरह का निर्माण करती है, उनका छोटा प्रोडक्ट गाँव में इस तरह का किया जा सकता है। वो आपने अच्छी याद दिलाई डॉक्टर साहब। सिटियों में जो महिला होती है ना, वो फैक्ट्रियों से कुछ ऐसी सिलाई उड़ाई का काम ले आती है या कोई कशीदाकारी का काम ले आती है, जैसे उनको फ्री टाइम मिलता है तो वो काम पर लग जाती है। अपने गांव की जो महिला है ना, ज़्यादातर अपने घर पे सोने का काम करते हैं या अपन कहीं नीमड़ी के नीचे बैठ गया या छाने में बैठ गया और 10 महिला बैठ गया, अपन तो बातचीत का आप पूरा दिन निकल जाए, शाम को 3-4 बजे फिर अपना बह जाना के लग जावा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिला है उनको भी अब बराबर का हिस्सेदार बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए। महिलाओं को आना चाहिए। सरकारी नौकरियों में आ भी रही है, आना भी चाहिए। वो भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकती है, अपना खुद का बिजनेस कर सकती है। बहुत सारी महिलाओं का आपको ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ जिन्होंने अपनी खुद की, जैसे कोई पशुपालन का व्यवसाय किया है, किसी ने रूमा देवी ने पूरा पूरा देश में नाम कर रखा है। बिल्कुल, बहुत सारी महिलाएं हमारे लिए आदर्श है जो अपना बिजनेस स्थापित कर चुकी है और लाखों महिलाएं इस तरह की व्यवसाय करने की ओर अग्रसर हो रही है। तो निश्चित रूप से वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और उनसे प्रेरणा लेकर के महिलाओं को भी इस तरह के रोजगार में आना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना भी तो आवश्यक है। दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, खुद का रोजगार। और यदि घर पे ही रोजगार मिल जाए तो इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। वो से अगर हम चाहें तो हमारे अचार बना सकते हैं, हम पापड़ बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं गाँव में भी। बिल्कुल, ये सब आवश्यकता ही चीज़ें हैं और इनका जो उत्पादन बढ़ाएंगे तो खपत भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से इनसे उनकी आय हो सकती है। पहले हम एक बात करते हैं कि सवाई माधोपुर में ऐसा अमरूद मिले और हमारा ये क्षेत्र में हम यह जाना कि सवाई माधोपुर से अमरूद लाना, और जयपुर, दिल्ली, मुंबई जहाँ तक अमरूद चला। आज हमारे गाँव में भी अमरूद की खेती होने लगी और काफ़ी हेक्टर में खेती हमने लगाई भी है। तो आज फिर भी मांग बढ़ रही है। अगर हम करेंगे और लगाएंगे तो हमारी मांग तो बढ़ेगी कहीं कहीं। नहीं, निश्चित रूप से पहले अमरूद जो है सवाई माधोपुर के करमोदा के गांव में या आसपास के एरिया में होते थे। पहले सवाई माधोपुर के आसपास के सब गाँव में बढ़ गए। अब स्थिति हो गई है कि हमारे सवाई माधोपुर ज़िले में लगभग ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जिसमें कहीं कहीं छोटे मोटे बगीचे नहीं लगे हो। प्रयास कर रहे हैं, चूँकि वो आय का ऐसा स्रोत है। यदि आपने 1 बीघा में अमरूद लगा दिया तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम की संभावनाएं बढ़ती है। 3-4 साल बाद इस तरह की हो सकती है इनकम। तो इस तरह की इनकम बहुत आवश्यक है। जबकि हम उसमें सरसों पैदा करेंगे, गेहूं पैदा करेंगे, तो उसमें इनकम आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकम देने वाली फसलें करना बहुत आवश्यक है और इस तरह की फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उसमें सर ऊपर पौधे के नीचे भी हम फसल कर सकते हैं, जैसे अजरा का फूल लगा सकते हैं, गुलाब का फूल लगा सकते हैं। देखिए, 2-3 साल तक पेड़ छोटा रहता है अमरूद का,
तब तक उसमें बीच में गेहूं भी होते हैं, अन्य जो फसलें भी होती है, तो लगभग 3-4 साल तक तो अन्य फसल भी हो जाती है। उसके बाद जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसी तो कोई फसल कम है, बाकी इस तरह की एक संभावनाएं तलाश सकते हैं, कोई हो सके तो कर ले उसको। एक डॉक्टर साहब, हम जो पारंपरिक हमारी खेती है, गेहूँ बाजरा तिल्ली, इन पे ही हम आधारित है। हमने कोई हमारा जो युवा है पढ़े लिखे है, हम कोई नई टेक्निकल को अपना रहे। अगर हम कोई नई टेक्निकल अपना, जैसे गुलाब का फूल हमने लगा दिया या हजारा का फूल हमने लगा दिया, गेंदा का फूल हमने लगा दिया, और कोई ऐसी चीज़ है तो हमने उन चीज़ों को कर ली, तो हो सकता है उनसे हमारी आय बढ़े। बिल्कुल परंपरागत खेती को छोड़ करके हमें हाईटेक कृषि की ओर बढ़ना होगा। इस तरह की फसलें उत्पादित करनी होगी जो ज़्यादा इनकम देती है, चाहे वो अमरूदों के बगीचे हो, अनार के बगीचे हैं। अनार के बगीचे बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, तो अनार के बगीचे बहुत अच्छे हो सकते हैं। हमारे यहाँ कई भूमि ऐसी है जहाँ अनार के बगीचे अच्छे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारा जो युवा भाइयों को जो अभी बेरोजगार की कगार पर खड़ा है, उनका कहीं दिमाग में डिप्रेशन है और काफ़ी सारी दिक्कतों से भी जूझ रहा, तो उनकी जो डिप्रेशन है, उनकी जो परेशानी है वो कम हो, उनको आप कहीं थोड़ा सा कहीं के बचाओ। देखिए, एक तो माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखे, ज़्यादा टेंशन युवाओं को नहीं लेना चाहिए, और चूँकि वैकेंसी समय पर आएगी तो निश्चित रूप से वो अपनी तैयारियां करते रहें और तैयारी के लिए एक शेड्यूल निर्धारित कर लें। देखिए, बहुत लंबे समय तक भी आप तैयारी नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4-5 साल तक का समय ले सकते हैं। 4-5 साल के बाद तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यदि सरकारी जॉब नहीं लग रही है तो कहीं कहीं दूसरे सेक्टर की ओर विचार करना चाहिए। दूसरा, मैं साथ ही सरकारों को भी ये सुझाव देना चाहूँगा, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वैकेंसी का एक शेड्यूल बनाएं। समय पर वैकेंसी के लिए पहले से कैलेंडर जारी कर दिया जाए कि हम इस वैकेंसी को तब निकालेंगे। साल में एक बार प्रत्येक भर्ती होनी चाहिए भाई, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती हो। जिस तरह यूपीएससी का एक कैलेंडर होता है, उसी तर्ज पर तमाम चयन बोर्डों को अपना एक कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिससे युवा भटके नहीं। क्योंकि वो प्रतिवर्ष होगी तो वो 3-4 साल में प्रयास करके निश्चित रूप से कहीं कहीं रोजगार पा लेगा, लेकिन जब वैकेंसी 4-5 साल में एक बार परीक्षा हो पाती है तो युवाओं के लिए वो एक समस्या खड़ी हो जाती है और युवा टेंशन में आ जाता है, मानसिक रूप से बहुत परेशानी महसूस करता है। तो उसकी मानसिक परेशानियां दूर करने के लिए सरकारों को भी प्रयास करना चाहिए, प्रतिवर्ष वैकेंसी निकाले, चाहे वो कम निकाल दे। ये नहीं कहते कि जैसे अब आप कह रहे हैं भाई 30,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, 30,000 शिक्षकों की भर्ती आप एक साथ कर रहे हैं, बजाय आप प्रतिवर्ष यदि 10-10 हज़ार की भी भर्ती करते तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलता, और उनके जो पढ़ाई है यदि एक बार में कहीं कोई कमी रह गई है तो वो उसको दुरुस्त करके दूसरी बार में अच्छे नंबरों के साथ वो चयनित हो सकता था। क्योंकि युवा को ये पता लग जाता है मेरी कहाँ कमजोरी रही है, तो उस कमजोरियों में वो सुधार करता है। तो निश्चित रूप से 4-5 साल का समय ऐसा होता है जिसमें वो रोजगार लग सकता है। तो युवाओं को सरकारी रोजगार के साथ साथ प्राइवेट रोजगार की ओर भी देखना चाहिए, कहाँ उसको इस तरह का हो सकता है या खुद का बिजनेस हो सकता है तो वो भी स्थापित करना चाहिए। बहुत सारे व्यापार जो है उनको करना चाहिए। अब चूँकि व्यापार या खुद का बिजनेस स्थापित करेगा तो उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए सरकारों को बैंकों के माध्यम से लोन देना चाहिए। जिस तरह से करोड़पतियों को लोन दे रहे हैं और लोन लेकर भाग जाते हैं विदेश में, कम से कम हमारे युवाओं की तो ये गारंटी है कि वो भागेंगे, वो अपना रोजगार स्थापित करेंगे। एक बार सरकार इस पहल को करके देखे तो रोजगार मिलेगा उनको और दूसरों को वो रोजगार देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो ये थे डॉक्टर हरिचंद मीणा जी, जिनसे हमने आपकी बेरोजगारी पर एक विशेष बातचीत करवाई, और समय समय पर हम इनसे आपकी मुलाकात करवाता रहेगा नए नए सब्जेक्टों पर, नए नए टेक्निकल पर। और आप लोगों को अगर ऐसा लगे कि साहब ये टॉपिक पर के कोई विशेषज्ञ से हम बात करवा, तो आप हमको लिखकर अवगत करा सको, चाहे वो टॉपिक कहीं भी हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उनका जो विशेषज्ञ है, उनका जो नॉलेज रखने वाला आदमी हमारा आदमी है, ऊपर हमारा उन पर जा और उन पर आपकी बात करावागी, तो आप हमको बता सको। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा साहब कि हम आपकी जो समस्या वो परेशानी है वो सरकार तक पहुँचावा, और सरकार ने कहीं करो हम आपको बतावा। तो आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर, और डॉक्टर साहब है, और हम आपको देते रहेंगे हर बार की जानकारी।